बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वैश्वीकरण, इट मींस ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बता दें कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। क्या है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के क्या क्या लाभ हैं, इसके क्या प्रभाव हैं, जिसमें हम तीन प्रभाव की बात करेंगे। आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव। इसके साथ साथ मैकडोनल्डीकरण क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारी चीजों को समझने वाले हैं। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा और इसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर आप किस तरीके से बेटर आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन वो एट द एंड में बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे एंड देन मैं उस चीज को बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज विकास स्टडी पॉइंट का जो एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको सीरियल वाइज सारी चीजें देखने को मिलेंगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है और वहां पे कोई भी एड्स आपको देखने को नहीं मिलता। चलिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि क्या है वैश्वीकरण, यानी कि वैश्वीकरण हम किसको कह रहे हैं। तो जैसा कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि हम विभिन्न प्रकार के चीजों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पहनावे में बात करें, चाहे वो खान पान में बात करें, चाहे किसी भी चीज में। आप देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज कपड़ों का कलेक्शन आप अपने पास देखेंगे, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उनके पास बहुत सारी वैरायटी है कपड़ों की। अच्छा, ये चीजें कहाँ से आई? तो ये जो चीजें हैं ये सब आई वैश्वीकरण की वजह से। दूसरे देश में जिन जिन चीजों का प्रचलन बहुत ज्यादा हो रहा था, उन चीजों को वैश्वीकरण के माध्यम से एक से दूसरे देश में भेजा गया और इसी की वजह से आज की डेट में हम देखें तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज हैं। सच पा रहे हो, ना सिर्फ खान पान में, ना सिर्फ पहनावे में, बल्कि हर एक चीज में लोगों का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, लोगों के सोच में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज की डेट में लोग पढ़े लिख के ये सोच रहे हैं कि कौन से देश में बेटर अपॉर्चुनिटी है जहां पे उनका ग्रोथ हो सकता है, वहां पे वो जाते हैं, है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण का ये सारा चीज प्रभाव होता है। एक एक करके हम सारी चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वैश्वीकरण एक ऐसी चीज है जिसमें एक देश अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में भेजता है, दूसरा देश अपने प्रोडक्ट को किसी और देश में भेजता है। मतलब सारे लोग एक तरीके से नेटवर्क बनाकर आपस में जुड़े रहते हैं, जिसमें वो चाहे पूंजी की बात करें चाहे सेवा की बात करें, हर एक चीजों को इधर से उधर करते रहते हैं। आप इस इमेज के थ्रू इस चीज को देख सकते हैं कि लोग अलग अलग देशों के हैं और आपस में कनेक्टेड है ना। तो आप देखिए वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण से अभिप्राय किसी वस्तु, सेवा या फिर पूंजी का एक देश से दूसरे देश में क्या होना, प्रवाह होना। प्रवाह का मतलब क्या होता है? लेन देन होना, आना जाना, ये सब चीज होता है प्रवाह। तो आप समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण से अभिप्राय किसी वस्तु या सेवा का, वस्तु समझते हैं कोई सामान की बात हो रही है, सेवा की बात होती है सर्विसेज। आप देखिए कॉल सेंटर, कॉल सेंटर जो डे में चलते हैं वो देश के, अपने ही देश के लोगों को सर्विसेज देते हैं, लेकिन जो नाइट में कॉल सेंटर चलते हैं जिसको बीपीओ कहा जाता है, वो इंटरनेशनल कॉलिंग होती है। यहीं से कॉल किया जाता है, अमेरिका के लोगों को सर्विसेज दी जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हम उनसे कनेक्ट हैं, बदले में यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सेवा, इसी को कहते हैं सर्विसेज। साथ ही साथ पूंजी, आज देखिए जो एक देश है अपनी पूंजी को दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहा है और प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ा हुआ है। बात करते हैं साधारण शब्दों में कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा है, जब अलग अलग देशों के लोग, सामान, सेवाएं, विचार, तकनीक और संस्कृतियां आपस में मिलती जुलती हैं तो उस प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि एक ऐसा जगह जहां पर दूसरे देश के जो लोग हैं मिलते हैं, उनके सामान, प्रोडक्ट मिलते हैं, उनकी सेवाएं मिलती हैं, उनके विचार मिलते हैं, उनके तकनीक मिलती है, उनकी संस्कृतियां मिलती हैं। तो ये सारी चीजें जो कहलाती है उसी को हम कहते हैं वैश्वीकरण। आज की डेट में कोई एक सिंगल देश उठा लीजिए, कोई भी देश में आप देखेंगे तो दूसरे देश की कोई ना कोई वस्तु वहां पे आपको देखने को मिल ही जाएगी।
इवन मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि भारत में बहुत सारी डिशेज हैं जो जो जिसका प्रचलन दूसरे देश में है। भारत की बहुत सारी मूवियां जो दूसरे देश में अच्छी खासी चलती हैं, दूसरे देश की बहुत सारी मूवियां हैं जो भारत में अच्छी खासी चलती हैं। आज देखिए कपड़ों का प्रचलन, जैसा कि मैंने बताया, जींस हमने दूसरे देश से सीखा, देखा और लिया, ठीक है। पेप्सी, मैकडी, आज देखिए मैकडोनल्डीकरण आगे हम पढ़ेंगे जिसमें हम ये देखेंगे बर्गर, चाउमीन, पिज्जा ये अपने देश की डिशेस थोड़ी ना है, लेकिन अपने देश की जो डिशेस है वो दूसरे देश में जा रही है। अपने देश के जो पहनावा है जैसे धोती, कुर्ता, साड़ी, वो दूसरे देश में जा रहा है ना। तो ये सब चीज प्रभाव देखने को मिलता है वैश्वीकरण का, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि वैश्वीकरण के मुख्य फायदे क्या होते हैं, क्योंकि भाई देखो जहां पे फायदा होता है तभी तो वो चीज प्रचलित होता है। तो वैश्वीकरण के क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा है कि नई नौकरियां और व्यापार के अवसर। कोई भी बड़ी एमएनसी कंपनियां किसी दूसरे देश में स्थापित जब होती है तो वहां के लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे देश की कंपनी जाके जापान में स्थापित हो गई, तो जाहिर सी बात है जापान के लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे उस देश की जो कंपनी हमारे देश में स्टैब्लिश होगी तो हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, बदले में वो यहाँ से प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें, अच्छा, साथ ही साथ रोजगार मतलब वही हुआ जॉब, तो जॉब का ऑप्शन देखने को मिलता है। तकनीक और ज्ञान का आदान प्रदान, क्या होता है इसमें, जो नई नई टेक्नोलॉजियां होती है एक देश की दूसरे देश में जाती है, किसकी वजह से? वैश्वीकरण की वजह से। उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प मिलता है। पहले कहाँ एक ही ऑप्शन होता था, आज की डेट में बहुत सारी वेराइटी है। आज की डेट में आप फोन खरीदने चले जाओ, जहां पे आप देखोगे सैमसंग का फोन है, वीवो का फोन है, ओप्पो का फोन है, एमआई का फोन है, लावा और नोकिया, सोनी, बहुत सारे ब्रांड का फोन है। ऑप्शन है ना, जो आपको अच्छा लगता है वो आप परचेज कर लेते हो। तो ये सब किस चीज का नतीजा है? ये सब वैश्वीकरण का नतीजा है और इसकी वजह से बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फायदे के साथ साथ नुकसान भी है जो कि आगे हम बात करने वाले हैं। सिर्फ फायदे मत दो, कई बार ऐसा होता है ना हमारा जो दिमाग हो सिर्फ फायदे पे जाकर अटक जाता है कि नहीं नहीं फायदा बहुत है। अरे भाई नुकसान भी बहुत ज्यादा है। हर दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थीम होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगले का लिखा है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी देश में किसी चीज की प्रचलन थी, आपने वो चीज दूसरे देश में दे। जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में साड़ी पहनावे के रूप में बहुत इस्तेमाल किया जाता था, आज की डेट में दूसरे विदेशी जो अंग्रेज हैं वो भी पहनते हैं साड़ी, ठीक है। तो इसके साथ साथ उनका जो पहनावा था वो हमारे देश में भी आया। तो संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, खान पान का आदान प्रदान होता है। संस्कृति क्या है? आपका खान पान, रहन सहन, बोलचाल, ये सब चीज संस्कृति में आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, साथ ही साथ वैश्विक बाजार तक पहुंच। वैश्विक बाजार का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा ग्लोबल, मतलब एक ऐसा जगह जहां पर दूसरे दूसरे देश का जो सामान है वो आके मिलता है, ठीक है। कोई भी उस चीज को परचेज कर सकता है। तो वही चीज है, आज की डेट में हर एक देश में हर देशों की कुछ न कुछ चीजें देखने को मिल जाती है। अगला क्या लिखा है? अंतरराष्ट्रीय सहयोग और शांति। वैश्वीकरण की वजह से एक दूसरे देश में रिलेशन अच्छे हुए हैं, और जब रिलेशन अच्छे हुए हैं तो इसकी वजह से सहयोग देखने को मिला है, साथ ही साथ शांति देखने को मिली है। जब सहयोग होगा, जहां पर एक दूसरे का सपोर्ट होगा, वहां पे शांति बिल्कुल होगी। जैसे मैंने आप बताऊं, आप अपने दोस्त पे लड़ाई करते हो क्या? बिल्कुल नहीं करते हो। अगर बाइस चांसली कभी हो भी जाती होगी तो बातचीत के द्वारा उसको सॉल्व कर लेते हो। तो ये चीजें होती हैं अंतरराष्ट्रीय सहयोग और शांति, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अब देखिए मेन क्वेश्चन की बात करते हैं, वैश्वीकरण के प्रभाव, जो कि आता है 6 नंबर में कि वैश्वीकरण के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो पहला है सांस्कृतिक प्रभाव, फिर हम बात करेंगे आर्थिक प्रभाव, फिर हम बात करेंगे राजनीतिक प्रभाव। तो सांस्कृतिक प्रभाव क्या होता है, आर्थिक क्या होता है, राजनीतिक क्या होता है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो। सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारा खान पान, बोलचाल, रहन सहन, हमारे पहनावे पे जो इफेक्ट पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक प्रभाव कहते हैं। आर्थिक प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक प्रभाव क्या होता है? आर्थिक प्रभाव का मतलब होता है जहां पे पैसों वाली बात हो, मतलब रोजगार की बात हो। एक देश की एमएनसी कंपनी दूसरे देश में जाएगी, वहां के दोस्तों को रोजगार मिलेगा, बदले में हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सब क्या है? आर्थिक प्रभाव में देखा जाता है ना। चलिए भाई आगे बात करते हैं राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक का मतलब होता है जो आपके क्रियाकलाप से रिलेटेड है, ठीक है, जो आपके काम से रिलेटेड है। आज देखिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो वैश्विक लेवल पे होते हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं प्रदूषण, ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना साझी जिम्मेदारी, सॉरी जिम्मेदारी अलग अलग लेकिन
कुछ ऐसी चीजें होती है जो साझी संपत्ति में आती है, तो वही वाली बात है। तो राजनीतिक चीजों में भी इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिए। बात करते हैं वैश्वीकरण की वजह से सांस्कृतिक प्रभाव क्या देखने को मिला। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात करते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव का मतलब क्या होता है। जब एक देश की संस्कृति जो होती है, जो परंपराएं होती हैं, जो भाषा होती है, जो पहनावा होता है, जो उनके खान पान होते हैं, जो उनकी जीवन शैलियां होती हैं, ठीक है, वो दूसरे देशों की संस्कृतियों का असर पड़ता है। यानी कि एक देश की जो ये सारी चीजें होती है, इसकी वजह से किसी दूसरे देश के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे ही जैसे आज मैं कहूं कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो खान पान है, उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। आज की डेट में अगर आप शहर में रह रहे हो तो जाहिर सी बात है, शाम होते के साथ ही आपका दिमाग जाएगा कि किसी फास्ट फूड के, किसी जंक फूड के दुकान पे जाए, और जो वहां पे मिल रहा है, चाहे बर्गर मिल रहा है, चाहे चाउमीन मिल रहा है, चाहे वहां पे जो भी फेमस होगा, आप वहां पे जाके खाते हो, क्योंकि इससे इंपैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि हमारे खान पान पे इफेक्ट पड़ा है वैश्वीकरण की वजह से, ठीक है। तो पहला प्रभाव किस पे पड़ता है, हमारा खान पान में क्या हो जाता है भाई, बदलाव देखने को मिल जाता है, ठीक है। जिस तरीके से हम विभिन्न प्रकार की वैरायटियां देखते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे कि रहन सहन में बदलाव, लोगों की रहन सहन, जो लाइफ स्टाइल होती है, वो उन चीजों में क्या देखने को मिल जाता है, परिवर्तन। आज की डेट में देखिए, हर एक चीज में परिवर्तन देखने को मिला है, चाहे वो हमारे रहन सहन है, खान पान है, चाहे कुछ भी है। देखिए पहनावे में बदलाव, आज लोग तरह तरह के ड्रेसेस पहनते हैं, ठीक है, दूसरे दूसरे देशों से, है ना, इन्फ्लुएंस होते हैं अंदर, उस चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विदेशी त्योहारों का प्रचलन। विदेशी त्योहार का मतलब क्या है, आज की डेट में देखो सेलिब्रेट किया जाता है आज, जैसे कोई भी विदेशी त्योहार आज की डेट में, जैसे फरवरी का ही महीना वैलेंटाइन डे, है ना, ये कहाँ का विदेशी तो है। और भी बहुत सारी चीजें, आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। विदेशी त्योहारों का बहुत ही ज्यादा प्रचलन हो रहा है, उसको हम मना रहे हैं। जैसे हाँ, मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर डे, ब्रदर डे, पता नहीं कौन कौन से डे आ गए, ठीक है, ये सब मनाया जा रहा है। ये सब अपने देश की कल्चर थोड़ी ना था, स्टार्टिंग से कौन मनाता था ये चीजें, लेकिन आज की डेट में हम मना रहे हैं ना उस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तो ट्रेंड में चल रहा है क्या, कि किसी का बर्थडे आएगा तो केक जरूर कटेगा। अब देखो, माइंड मत करना इस चीज के लिए, आपका भी तो बर्थडे आता होगा, आप भी तो काटते होगे केक। हाँ बिल्कुल काटते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बदलाव देखने को मिल रहा है ना, उस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, प्रभाव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो सबके ऊपर पड़ा है। ऐसा नहीं कि मैं मुझ पे पड़ा ही नहीं, मुझ पे भी पड़ा है। आज जो मैं पहना हूँ वो जींस ही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वैश्वीकरण का प्रभाव देखने को मिला ना, वही चीज मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, कि विदेशी त्योहारों का बहुत ही तेजी से प्रचलन हो रहा है और हम उस चीजों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर। साथ ही साथ देखिए, सोशल मीडिया के जमाना पे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा करना, मुझे ऐसा पहनना, मुझे ऐसा 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 10 चीजें, और उसी चीज को हम ले जाते हैं शॉपकीपर से, कहते हैं कि मुझे तो ये पहन रखा है ना, मुझे ऐसा करवाना है। या फिर फैशन डिजाइनर के पास जाते हैं, कहते हैं ऐसा चाहिए, है ना, उस तरीके की चीजें, ठीक है। साथ ही साथ त्योहारों का तो मैंने आपको बताया, तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह की चीजों की वजह से त्योहारों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। साथ ही साथ बात करते हैं कि पश्चिमी सभ्यता की ओर हम धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता का मतलब क्या हुआ, वो ऐसे देश जो कि अमीर हैं, ऐसे देश जो कि अमीर हैं, वही अपनी जो चीजें हैं उसको दूसरे देश में इजीली भेज रहे हैं। अपने देश की, मतलब मान लो कोई अमीर देश है, अब उसके पास पैसा है तभी तो दूसरे देश में इन्वेस्ट करेगा। मान लो आप जिस देश में रहते हो गरीब देश है, ठीक है, सपोज, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि मान लेते कोई गरीब देश है, कोई अमीर देश है, ठीक है, तो गरीब देश थोड़ी ना इन्वेस्ट कर पाएगा अमीर देशों में, तो फायदा किसको हो रहा है, अमीर देशों को हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना इजिली। जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट लेके जाएंगे, बदले में हमें रोजगार मिल रहा है, ऐसा कह देंगे आप। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हम धीरे 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 पश्चिमी देशों की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। उनकी चीजों की वजह से हम इन्फ्लुएंस होकर वैसा ही बनने की हम कोशिश कर रहे हैं, है ना, उन चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जैसे इन प्रकार की चीजों को हम खाते हैं। रैप आज की डेट में को ट्रेंड है ना, वो एक गाना चला था ना, मैं नहीं तो कौन बे, है, उस समय सोचो कि बहुत ट्रेंड में चलता था रैप, तो आज की डेट में तो वो हो गया है ना। साथ ही साथ पहनावा, देखो पहले एक सिंपल जींस आए थे। मैं बताना चाहूंगा कि जो जींस है, बेसिकली जींस का जो कपड़ा होता है मजबूत होता है दूसरे कपड़ों के मुकाबले में, और ये बनाया गया था फैक्ट्री के मजदूरों के लिए, ताकि उनके जो कपड़े हैं जल्दी फटे ना और लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक चले।
लेकिन आज की डेट में वही फैशनेबल बनाकर देखो इस तरीके का ट्रेंड कर दिया गया। पहले की डेट में अगर मैं आपको बताऊं, जब हम छोटे छोटे थे उस समय की ही बात कर लेते हैं, आज से लमसम 15 साल पहले की बात कर लेते हैं, कि उस समय अगर इस प्रकार से फट जाता ना, थोड़ा सा भी अगर खरोच भी लग जाता था ना, तो हम अपने घर वालों से कहते थे कि मुझे ये जींस नहीं पहनना है, मुझे ये चीज नहीं पहनना है क्योंकि ये फटा हुआ है। तो मम्मी क्या कहती थी, लाओ सिल के दे देती। तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये सिला हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आज की डेट में आप देखिए कितना मस्त फैशन लग रहा है ना, ठीक है, ये क्योंकि ये फैशन के दौर में आ गया। आज देखिए खुद फाड़ा जा रहा है, अगर फटा नहीं हो तो लगेगा कि यार हमने तो कुछ फैशन ही नहीं किया है ना, इस तरीके की चीजें। साथ ही साथ आप देखिए तरह तरह के जो डांस है वो हम सीख रहे हैं, है ना, दूसरे देशों से वो चीज होकर, तो वो सारी चीजें हैं। तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है पश्चिमी देशों का, ठीक है। साथ ही साथ और क्या पड़ा है, विदेशी फिल्मों का चलन। आज की डेट में इंग्लिश फिल्में जो दूसरे देश में बनती हैं वो देखो बहुत अच्छे से चलती है दूसरे देशों में। हमारे देश की जो फिल्में है दूसरे देश में भी जाती हैं। रॉक संगीत को पसंद किया जा रहा है, अभी जस्ट हमने पीछे बात किया रॉक संगीत। महिलाओं की स्थिति में सुधार, देखो महिलाओं की स्थिति में सुधार हुए हैं बिल्कुल, क्योंकि हमने मतलब हमारे देश ने या हमारे देश के लोगों ने लड़के लड़की को एक जैसा पढ़ाया भी है और पढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंस भी दिया जा रहा है ताकि लड़के और लड़की में भेदभाव ना हो, जो कि सदियों से होता आ रहा था, ठीक है, जो कि गलत था, ठीक है। आज बढ़ावा दिया जा रहा है लड़के और लड़की को, ताकि साथ ही साथ पढ़ सके, अच्छा ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो इसकी वजह से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुए। लेकिन देखो भाई एक सिंपल सी बात है, सुधार के साथ साथ इसमें नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। आज की डेट में आप देखो कि किस तरीके से अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों ही करते हैं, है ना। तो वो चीजों की वजह से, है ना, देखो हम पश्चिमी देशों से हम कुछ चीज सीखे हैं तो उसका इस्तेमाल सही चीज के लिए किया जाना चाहिए, है ना। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्थितियों में सुधार तो हुए हैं लेकिन इसका गलत प्रभाव भी देखने को मिला है, ठीक है। साथ ही साथ जीवन शैली में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव हो जाना कि मतलब लोगों के रहन सहन खान पान इन चीजों में बदलाव हो जाता है। रूढ़िवादिता का अंत, रूढ़िवादिता का अंत का मतलब क्या होता है कि जो पहले कट्टरवादी लोग थे, जो अपनी बातों को लेकर बहुत ज्यादा अडिग रहते थे, ठीक है, कट्टरवादी फॉलो करते थे, उन चीजों का अंत हुआ क्योंकि लोगों को ये समझ पड़ी कि नहीं, जैसे पहले की डेट में क्या था, बहुत सारी चीजें कहते थे समाज क्या कहेगा, ऐसा ऐसा बहुत सारी चीजें, है ना। चलो अब एग्जांपल ले लेते हैं। आज की डेट में आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होगे या एप्लीकेशन पे वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो आप देखिए कि पहले के समय में क्या लड़कियां यूट्यूब पे वीडियो उतनी बनाती थी, नहीं बनाती थी, लेकिन जब से फ्रीडम मिला उनकी वजह से, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सब लोग हैं, ठीक है, सबको एक मौका मिला अपने टैलेंट को प्रेजेंट करने का, और आज की डेट में सारे देखो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो जो एक रूढ़िवादी जो चीजें चलती आ रही थी कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं बनाना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, हमारी घर की लेडीज घर में अच्छी लगती हैं, बाहर नहीं जाना है, ये सारी चीजें 10 चीजें होती थी, अब उन चीजों का क्या हो गया, अंत हो गया, है ना, धीरे धीरे अंत हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो रूढ़िवादित्व का अंत हो गया, साथ ही साथ सांस्कृतिक धरोहर का खत्म होना। आप देखिए एक नेगेटिव, अभी जो हम बात करें इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने ये भी देखा कि कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ बुरी भी चीजें हैं। क्या हम अपनी संस्कृतियों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, ठीक है। हम जब दूसरे की संस्कृति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो हमारे जो संस्कृति है उसका जो इंपॉर्टेंस कम होता जाएगा, ठीक है। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि अपनी जो संस्कृति है सबसे यूनिक संस्कृति है और हमें उसी चीज को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की। सांस्कृतिक प्रभाव तो हमने बात कर लिया, अब बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की। तो देखिए आर्थिक प्रभाव में सबसे पहला क्या है कि विदेशी निवेश, जिसको हम कहते हैं FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन चीजों में बदलाव आया, ये चीज बढ़ा, ठीक है। कैसे बढ़ा, विदेशी कंपनियां दूसरे देशों में पैसा लगाती है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो विदेशी कंपनियां होती हैं वो दूसरे देशों में क्या करती हैं, पैसा लगाती हैं। अच्छा, पैसा लगाने के बाद जैसे भारत में अमेजोन कंपनी हो गई, एप्पल होगा, टोयोटा हो गया, ठीक है, ये सब कंपनियां हैं जो कि यहाँ के लोगों को रोजगार देती हैं, यहाँ पे कारोबार करती हैं और साथ ही साथ यहाँ पे फैक्ट्री खोलती है, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। तो पहला चीज तो आर्थिक प्रभाव ये देखने को मिला कि विदेशी जो निवेश है, जिसको FDI कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है, वो समझो कि वो बढ़ा। दूसरे नंबर पे रोजगार के अवसर है। मैंने बताया दूसरे देश की जो MNC कंपनी किसी देश में स्थापित होएगी तो यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो नई कंपनियों और उद्योगों के आने जाने की वजह से लोगों को रोजगार मिलता है, खास करके शहरी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको रोजगार मिलता है।
अगला बात कर लेते हैं निर्यात और आयात में वृद्धि। अब इसकी वजह से क्या होता है, लेन देन जो होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इन चीजों में क्या होता है, वृद्धि होता है। जैसे देश अपने सामान जैसे टेक्सटाइल, आईटी सेवाएं जो है देश भर में, दुनिया भर में उस चीज को बेचता है, दूसरे जगहों से कई सारी नई नई चीजों को मंगाता है। यानी कि जो इसके पास है, जो टैलेंट है, उस चीज को दूसरे देश में भेजता है और बदले में जो जहाँ उस देश में अगर कोई ऐसी चीज है तो उस चीज को मंगाता है। यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों करता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ा। देखो इसी की वजह से मान लेते हैं कि एक देश है, एक देश में चीन की कोई कंपनी आई, जापान की कोई कंपनी आई, अमेरिका की कोई कंपनी आई और सेम कंपनी सेम चीज पे काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना। कि मतलब आज की डेट में, आज देखिए सपोज यही ले लो एग्जांपल के तौर पे कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ या मैं एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूँ, तो क्या सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, नहीं ना, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपने अपने यूनिक वे के साथ साथ पढ़ाते हैं, है ना। तो ये कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। तो यही चीज है कि जब कंपनियां आती है तो इसकी वजह से जो कंपटीशन क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे देसी कंपनियों को विदेशी कंपनियों से मुकाबला करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ दूसरे देशों के साथ कंपटीशन नहीं होता, बल्कि यहाँ पे मान लो ऑलरेडी कुछ चीजें चल रही थी ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या भारत में जो फोन स्टार्टिंग में आया था, जैसे नोकिया का फोन हो गया, ठीक है, लावा हो गया, जोलो आया था एक, तो ये जो फोन है मान लेते हैं भारत का फोन है। ठीक है, तो जैसे ये भारत का फोन है तो अब दूसरे देश की जो चीजें हैं वो भारत में आई, तो इससे कंपटीशन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना कंपटीशन क्रिएट। तो वो इसी चीज की बात हो रही है कि देसी कंपनियों को विदेशी कंपनियों से मुकाबला करना पड़ता है, जिससे वे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारते हैं और कीमतों में कम करते हैं। यानी कि इसकी वजह से आज की डेट में देखो कहते हैं ना चाइनीज माल सस्ता होता है, बिल्कुल सस्ता होता है, क्योंकि वो अपनी चीजों में सुधार भी करते हैं और चाइनीज माल जो होता है जल्दी खराब भी होता है और सस्ता भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वो चीज है। अगला है तकनीकी प्रगति, जिसमें मैंने बताया टेक्नोलॉजी की बात आती है। नई तकनीकी, नई मशीनें, प्रबंधन के तरीके दूसरे देश में आकर देश के उद्योगों को मजबूत बना देती है ना। टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में जाती है। अगला है असमानता बढ़ाना, मतलब क्या हुआ, कई बार आर्थिक लाभ सिर्फ बड़े शहरों या फिर अमीर वर्ग तक सीमित नहीं रह जाता, जिससे गरीब और अमीर के बीच में खाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब देखिए मैंने बताया वैश्वीकरण की वजह से जो अमीर देश है वो और अमीर बनेगा, जो गरीब देश है वो और गरीब बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इन्वेस्ट इस देश में कर रहा है तो प्रॉफिट कौन ले जाएगा, अमीर देश ले जाएगा और वो और अमीर बनेगा। लेकिन इस देश को क्या प्रॉफिट होगा, मतलब वही प्रॉफिट है कि भाई यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन फायदा सबसे ज्यादा कौन उठा रहा है, वही ना जो इन्वेस्ट कर रहा है। तो वही चीज है, गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है ना वो बढ़ती जा रही है। आगे छोटे उद्योगों पर दबाव, इसकी वजह से जो बड़े उद्योग हैं ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं और जो छोटे छोटे जो उद्योग खोल के बैठे हैं उनके ऊपर दबाव पड़ जाता है। ठीक है, जैसे विदेशी ब्रांड बड़े उद्योगों के कारण छोटे छोटे और पारंपरिक जो उद्योग हैं उनका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि पहले की डेट में बहुत सारी चीजें जो हाथों के द्वारा बनाई जाती थी, आज की डेट में क्या आ गया, मशीन आ गया। आज देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मिट्टी के जो बर्तन है, ठीक है, पहले हाथों के द्वारा उसमें डिजाइनिंग दी जाती थी, लेकिन आज के डेट में क्या है, मशीन उस चीज को बना रहा है। ठीक है, ईंट की बात कर लेते हैं, ईंट बनाने के लिए पहले लेबर होते थे, है ना, उस चीज को करते थे जो भट्टे के पास होते थे, लेकिन आज के डेट में मशीन देखो बहुत इजीली उस चीज को कर दे रही है। तो आज हर एक चीज में मशीन आ गया है, चित्रकारी, पेंट वेंट, आज देखो आर्टिफिशियल बहुत सारी चीजें हैं जिसको ऐसे चिपकाना और वो छप जाता है। पहले एड जब छपवाया जाता था वॉल पे तो उसको बकायदा पेंटर पेंट करके जब सारी चीजें करता है, और आज की डेट में उनके पास एक पोस्टर होता है, आते हैं इस तरीके से लगाते हैं, उसको खींचते हैं, वो छप जाता है। तो ये सब क्या है, जैसे टैटू छापते हैं ना, ऐसे ही आ चुका है, ऐसा समझो आप। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है और इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या देखने को मिलता है। यानी कि राजनीति समझो, मैंने आपको बताया राज प्लस नीति, यानी कि किस तरीके से देश को हैंडल करना है, तो उसकी बात होती है। तो सबसे पहला क्या है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इसकी वजह से क्या हुआ, देश आपस में व्यापार, पर्यावरण सुरक्षा, मानवाधिकार जैसे मुद्दों को मिलकर काम करते हैं। यानी कि सारे देश मिलकर, चाहे वो व्यापार के मुद्दे की बात हो, चाहे वो पर्यावरण के मुद्दे की बात हो, सुरक्षा की बात हो, मानवाधिकार की बात हो, सारे लोग मिलजुल कर उसका सहयोग करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देखने को मिला है। जैसे पेरिस जल वायु समझौता, ये एक प्रकार का ऐसा समझौता था जो कि पेरिस में हुआ था,
जिसमें ये बात कही गई थी कि भाई देखो हमें कुछ इस तरीके से अपना डेवलपमेंट करना है जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी को ज़्यादा नुकसान ना हो, जो पृथ्वी का टेम्परेचर हो वो लमसम 1.5 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 2 डिग्री सेल्सियस हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का भी अपना एक टेम्परेचर है। अगर इस टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो समझो कि जो पर्वत है, मतलब ये जो बर्फ है वो पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेगा और इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से नुकसान होगा पृथ्वी का। ठीक है, तो इस जैसी बात हुई थी, WTO की बातें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, किसकी वजह से हो जाता है? वैश्वीकरण की वजह से, क्योंकि हम एक दूसरे देशों का सहयोग करते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं मजबूत करना। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, UN की बात कर लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन की बात कर लेते हैं, जिसमें विभिन्न देश आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि ट्रेड के लिए बनाया गया है WTO। ऐसे वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं, ठीक है, विश्व बैंक, IMF की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जिसमें क्योंकि देश वैश्विक नियमों को मानते हैं, इसमें जितने भी देश हैं वो सारे नियम कानून को क्या करते हैं? मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसमें आता है नीति और कानून को बाहरी दबाव। अच्छा, कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि एक देश में दूसरे देश क्या करते हैं? इंटरफेयर करने लगते हैं, तो ये भी वैश्वीकरण की वजह से होता है। तो कुछ फायदे अच्छे भी हैं, कुछ फायदे नुकसान भी है। तो क्या हुआ, देशों को अपनी अपनी नीतियां इस तरह बनानी पड़ती है कि वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेल खाए, वरना व्यापार और निवेश में उसका काफी असर देखने को मिलेगा। मतलब आप समझो कि जब आप एक ग्रुप में ज्वाइन हो तो हमें कुछ इस तरीके से नीतियां बनानी है जिसकी वजह से दूसरे देशों पर इफेक्ट ज्यादा ना पड़े। ठीक है, नहीं तो क्या हुआ, जो आपस में जो सहयोग है ना, उसमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज है। तो जो भी है ग्लोबल स्टैंडर्ड, मतलब कुछ भी आपको ऐसा कुछ करना है जिसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम बना रहे हो, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो सबसे मेल खाए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही अलग हो, इसकी वजह से दूसरे देशों को नुकसान हो, तो दूसरे देश क्या करेंगे? कुछ ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से आपका नुकसान हो जाएगा। आगे अगला है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार होता है, जैसे मानवाधिकार, प्रेस स्वतंत्रताएं, लोकतंत्र जैसी चीजें वैश्वीकरण के जरिए दूसरे देश में पहुंचती हैं। ठीक है, जैसे मानवाधिकार सबके लिए काम करता है, प्रेस की स्वतंत्रता आज के डेट में प्रेस की स्वतंत्रता जो कि देश के लेवल पे भी है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करते हैं, जो ये चेक करता है मानवाधिकार के लिए बनाया गया, कहीं किसी देश में किसी मतलब मानवाधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है, इन सब चीजों के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता का मतलब क्या होता है? कई बार देशों को अपने घरेलू मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलने पड़ जाते हैं। मैंने बताया ना कि एक देश का दूसरे देश में इंटरफेयर भी कई बार देखने को मिल जाता है, और अक्सर कौन करता है? जो बड़े बड़े जो देश है वो छोटे छोटे देशों में कर देते हैं। जैसे शीत युद्ध के दौरान, है ना, कि जो बड़े बड़े जो देश थे जिनके अंदर पूंजीवादी चलता था, साम्यवादी चलता था, वो दूसरे देश पे अपना प्रभाव जमा कर रखते थे। ठीक है, आगे मानवाधिकार का उल्लंघन पर भी विदेशी आलोचना भी होती है। ठीक है, जैसे इसमें उनकी स्वतंत्रताएं, जो निर्णय होते, जो शक्ति होती है, इन सब चीजों पर काफी असर देखने को मिल जाता है। तो कुछ अच्छे भी प्रभाव है वैश्वीकरण के, तो कुछ गलत इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। आगे क्या लिखा है कि वैश्विक मुद्दे पर जिम्मेदारी, जैसे वैश्वीकरण के दौर में जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी जैसी समस्याओं पर मिलजुल कर इसका हल निकाला जाता है, और हल निकाला जरूरी हो जाता है क्योंकि वे सिर्फ एक देश तक ही सीमित नहीं है। मैंने बताया कि जो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे कोई एक देश नहीं उस पर एक्शन ले सकता, सारे देशों को मिलकर लेना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी सारे देशों की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे राजनीतिक प्रभाव में आता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो कि राजनीतिक प्रभाव के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने बताया सबसे पहले वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, जिसमें मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं मजबूत होती हैं, क्योंकि इसमें WTO, IMF जैसी संस्थाएं होती हैं जिसमें सारे देश जुड़े हुए होते हैं। नीति और कानून पर बाहरी दबाव भी देखने को मिल जाता है कई बार, और इस वजह से हमें कुछ ऐसा नियम बना के रखना पड़ता है जिसकी वजह से सभी देश उसमें सुटेबल होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार होता है, जिसमें मानवाधिकार होगा, प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, सारी चीजें आ जाती हैं। संप्रभुता की बात करते हैं, जिसमें मैंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि बड़े देश छोटे देश पे अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश करते हैं, तो जो कि गलत है। ठीक है, आगे वैश्विक मुद्दों को जिम्मेदारी, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें एक देश नहीं बल्कि सारे देश मिलकर मुकाबला करते हैं, उसे कहते हैं वैश्विक मुद्दे। ठीक है,
इसके साथ साथ हमने पीछे अभी हमने जो बात किया वो किस चीज के ऊपर बात किया, हमने बात किया आर्थिक चीजों के ऊपर, जिसमें हमने बात किया विदेशी न्यूज़ के बारे में कि एक देश दूसरे देश में निवेश करता है, रोजगार का अवसर मिलता है, अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको इधर से उधर मतलब निर्यात और आयात किया जाता है, प्रतिस्पर्धा क्रिएट होता है, तकनीक एक देश से दूसरे देश में जाती है, असमानता धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है, और साथ ही साथ छोटे उद्योगों पर इसका गलत प्रभाव भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। और आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये जो है अपना पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया और ये सारे इम्पोर्टेंट है। और थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को पूरा देखा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। उसमें जितने भी चैप्टर है ना आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये समझो कि आप अगर विकास स्टडी पॉइंट पे आके पढ़ते हो, एप्लीकेशन पे आके पढ़ते हो, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। और आप समझो डजंट मैटर कि आप ट्यूशन कहीं लगवाए हो, कुछ किए हो, मैटर ये करता है कि आपको जो कंटेंट है, जो जेन्युइन कंटेंट है, जो लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, उसका एक मौका मिल रहा है आपको विकास स्टडी पॉइंट पे ज्वाइन होने के बाद। तो आप जरूर ज्वाइन होइए, वहाँ पे सारी चीज़ों को समझिए और अपने डाउट्स क्लास वगैरह भी अटेंड कीजिए। अगर कोई डाउट है, दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो एक नंबर है 7011912793 पे आपको मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, प्रोसेस बता दिया जाएगा और विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।